welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 6 of 6th class सहायक वाचन हमारा मध्य प्रदेश। लोक कवि और साहित्यकार। लोक कवि और साहित्यकार। Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 6 लोक कवि और साहित्यकार को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की विभिन्न बोलियों में कई ऐसी लोकप्रिय कवि रचनाकार हुए हैं जिनकी रचनाओं से बोलियां समृद्ध हुई है। ठीक है। मध्य प्रदेश में कुछ बोलियों में से ऐसे लोकप्रिय कवि रचनाकार हुए हैं जिनकी रचनाओं में से कुछ बोलियां समृद्ध हुई। यहाँ तक कि इन रचनाकारों की रचनाओं ने बोलियों का न केवल परिष्कार किया बल्कि बोलियों के स्वरूप निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है। बोलियों के स्वरूप निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बोलियों के मानक रूप पाने में लोक कवियों ने अपनी सहनशीलता का भरपूर प्रमाण दिया है। इन लोक कवियों का बोलियों के साथ हिंदी साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है। इन कवियों का बोलियों के साथ हिंदी साहित्य में विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। जगनिक। ठीक है। जगनिक के बारे में जानेंगे। जगनिक बुंदेली के महाकवि कहे जाते हैं। इन्होंने आल्हाखंड मतलब कि परमाल रासो जैसे अद्वितीय महाकाव्य बुंदेली में रचा था। यद्यपि आल्हाखंड लिखित रूप में उपलब्ध नहीं है, तथापि यह काव्य मौखिक परंपरा में जीवित रहकर निरंतर लोकप्रिय बन रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जगनिक का समय संवतः 1230 माना है। ठीक है। ये कालिंजर के राजा परमाल चंदेल के दरबारी कवि थे। ये कालिंजर के एक राजा परमार चंदेल के दरबारी थे। ठीक है। और हिंदी के आदि कवि चंदबरदाई के समकालीन थे। आल्हाखंड ने जगनिक ने महोवा के दो प्रसिद्ध वीरों आल्हा और रुदल के वीर चरित्र का वर्णन किया है। ठीक है। उन्होंने आल्हा और रुदल के वीर चरित्र का वर्णन किया। इसमें उनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन ओजपूर्ण शैली में हुआ है। ठीक है। उनकी 52 लड़ाइयों का वर्णन हुआ है। 800 वर्षों से आल्हा उदल की शौर्य गाथा मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में लोक कंठों के माध्यम से आज भी गाई जाती है। ठीक है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में लोक कंठों के माध्यम से आज भी गाई जाती है। आल्हा प्रायः वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है। ईशुरी। नेक्स्ट पॉइंट है ईशुरी। ईशुरी बुंदेलखंड के अत्यंत लोकप्रिय कवि है। ईशुरी असाधारण प्रतिभा के कवि थे। उनकी प्रेम और सौंदर्य की कविताएं बुंदेली काव्य परंपरा की मौलिक अभिव्यक्ति है। ठीक है। उनकी प्रेम और सौंदर्य की कविताएं बुंदेली काव्य की मौलिक अभिव्यक्ति है। ईशुरी का जन्म लगभग 1839 ईस्वी में झांसी के मऊरानीपुर के निकट मेंढक गांव में हुआ था। ठीक है। उनका जन्म 1839 ईस्वी में झांसी के मऊरानीपुर के निकट मेंढक गांव में हुआ था। ठीक है। ग्राम में हुआ था। इनका विवाह नौगांव के भोलेनाथ मिश्र की पुत्री राजा बेटी के साथ हुआ था। ठीक है। इनका विवाह राजा बेटी के साथ हुआ था।
ईशुरी ने हजारों फागों की रचना की। ईशुरी ने हजारों फागों की रचना की। ईशुर चौघड़िया फाग के पर्याय माने जाते हैं, इसीलिए ईशुरी बुंदेली लोक कवियों के सिरमौर कवि है। ईशुरी ने अपनी काव्य में बुंदेली और हजारों नई उपमाएं और नए रूपक गढ़े हैं। ईशुरी के चौघड़िया फागों ने पूरे भारत में धूम मचा दी थी। ईशुरी की चौघड़िया फागों ने पूरे भारत में धूम मचा दी थी। ईशुरी के समय दो प्रतिभाशाली बुंदेली कवि हुए थे, जिनके नाम गंगाधर व्यास और ख्यालीराम थे। खालीराम। ईशुरी इनमें वरिष्ठ थे। बुंदेलखंड में तीनों कवि वहत्रयी के नाम से ख्यात थे। ठीक है, बुंदेलखंड में तीनों कवि वहत्रयी के नाम से ख्यात थे। ठीक है, मध्य प्रदेश का बुंदेली लोक साहित्य ईशुरी के बिना अधूरा है। ठीक है, अब हम संत सिंगाजी के बारे में जानेंगे। ये भी एक कवि थे। ठीक है, इनके बारे में जानेंगे। सिंगाजी निमाड़ अंचल के संत कवि थे। इनका जन्म संवतः 1576 में बड़वानी स्टेट के एक छोटे से खजूरी ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म बड़वानी स्टेट के एक छोटे से खजूरी ग्राम में हुआ था। सिंगाजी गाय भैंस चराने वाले गौली जाति के थे। गाय भैंस चराने वाले संत सिंगाजी ने संवतः 1616 में समाधि ली थी। उन्होंने 1616 में समाधि ली थी। संत सिंगाजी कबीर के समकालीन थे। सिंगाजी ने कबीर की निगुण भक्ति धारा के 1100 लोकपद रचे हैं। सिंगाजी पहले ऐसे संत कवि हुए जिन्होंने खेती गृहस्थी संबंधी लोक प्रतीकों का निमाड़ी कविता में प्रयोग किया। इन्हीं पदों में संत सिंगाजी का आध्यात्मिक संदेश समाहित है। निमाड़ में निगुण भक्ति धारा बहाने का श्रेय संत शिरोमणि संत सिंगाजी को कहा जाता है। ठीक है, निमाड़ में निगुण भक्ति द्वारा बहाने का श्रेय संत शिरोमणि संत सिंगाजी को ही कहा जाता है। ठीक है, संत सिंगाजी की धारा में निमाड़ में अनेक संत कवि हुए हैं। जिन्होंने निमाड़ी में अनेक पदों की रचना की है। ठीक है, उन्होंने निमाड़ी में कई पदों की रचना की। हिंदी के विकास और हिंदी साहित्य के सृजन में मध्य प्रदेश की भूमिका। ठीक है, भूमिका देखेंगे। प्राचीन काल के कवियों में मध्य प्रदेश के कवियों की एक लंबी सूची है। जिसमें सोमशंभु, कवि धनंजय, कवि भारवी, कवि गंगाधर, कवि बिल्हड़, पृथ्वीधर, शशिधर, कविराज ईशान, भास्कर भट्ट, वेद श्री कृष्ण दंडी, पुष्पदंत आदि प्रमुख है। ठीक है, हिंदी के विकास के पूर्व मध्यकाल में ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि बोलियों में उत्कृष्ट साहित्य लिखा गया है। इनमें अष्टछाप के कवि कुंभनदास और चतुर्भुजदास, बख्शी, हंसराज, पद्माकर, कृष्ण भट्ट, कुमारमणि, राजा छत्रसाल, लाल कवि, चिंतामणि, कवि भूषण माखन और मदन भट्ट, गोपाल भागचंद्र, गोरेलाल पुरोहित आदि कवि मध्य प्रदेश की भूमि में जन्मे थे। ठीक है, और उन्होंने भक्तिकालीन साहित्य के भंडार को अपनी अनगिनत रचनाओं से भरपूर किया है। हिंदी और उर्दू विश्व की नवीनतम भाषाएं हैं। उर्दू का उद्भव हिंदी से ही हुआ है। ठीक है, हिंदी की लिपि देवनागरी है और उर्दू की लिपि अरबी है। ठीक,
हिंदी विश्व भाषा संस्कृत से उपजी है। हिंदी विश्व भाषा संस्कृत से उपजी है। ठीक है। महाकवि कालिदास। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महाकवि कालिदास। कालिदास संस्कृत के महाकवि है। वे जितने श्रेष्ठ कवि है उतने ही अच्छे नाटककार भी है। ठीक है, कालिदास संस्कृत के महाकवि है, साथ में वे जितने कवि श्रेष्ठ कवि है उतने ही अच्छे नाटककार भी है। मेघदूत उनकी श्रेष्ठ काव्य कृति है और अभिज्ञान कुशलतम श्रेष्ठ नाटक है। वे उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य की सभा में नवरत्नों में से एक है। ठीक है, वे विश्व प्रसिद्ध नरेश विक्रमादित्य की सभा के नवरत्नों में से एक है। यद्यपि उनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, लेकिन उनके ग्रंथ में आए वर्णन के आधार पर उन्हें उज्जैन का निवासी माना जाता है। ठीक है, उन्हें उज्जैन का निवासी माना जाता है। उन्होंने अपनी विश्व प्रसिद्ध कृतियों की रचना उज्जैन में ही रहकर की। प्रतिवर्ष देव उठनी एकादशी से उज्जैन में कालिदास समारोह आयोजित होता है। कालिदास हमारे राष्ट्र गौरव है। ठीक है, कालिदास हमारे राष्ट्र गौरव है। उनकी तुलना अंग्रेजी के महाकवि शेक्सपियर से की जाती है। ये हमारे प्रदेश के महान विभूति है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट स्वरूप को संपूर्ण विश्व के सम्मुख गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। ठीक है, कालिदास अपने समय के शीर्ष विद्वानों में गिने जाते हैं। वे वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन, धर्म शास्त्र, भूगोल, इतिहास, ज्योतिष और आदि विषयों के विद्वान थे। उनकी विद्वता उनके प्रणीत ग्रंथों में देखी जा सकती है। ठीक है, उनकी विद्वता उनके प्रणीत ग्रंथों में देखी जा सकती है। कालिदास संस्कृत साहित्य में उपमा दिए जाने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कालिदास संस्कृत साहित्य में उपमा देने के लिए या दिए जाने के लिए प्रसिद्ध है। मेघदूत का विश्व साहित्य में अन्यतम स्थान है। किसी कवि ने प्रथम बार मेघ यानी कि बादल को दूत बनाकर संदेश भेजने की नवीन कल्पना की है। ठीक है, किसी कवि ने पहली बार बादल को दूत बनाकर संदेश भेजने की नवीन कल्पना की है। इसमें निर्वासित यक्ष के विरह तथा मेघ को अपना दूत बनाकर अपनी प्रेयसी तक संदेश भेजने की मनोरम कथा है। कालिदास के काव्य ग्रंथों में रघुवंश का स्थान प्रमुख है। रघुवंश में ने दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 28 राजाओं का क्रमशः वर्णन किया है। ठीक है, रघुवंश में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के 28 राजाओं का क्रमशः वर्णन किया है। ठीक है, कुमार संभव को तारकासुर वध के माध्यम से शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। ठीक, तारकासुर वध के माध्यम से शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। ऋतु संहार में भारत की 6 ऋतुओं का सुंदर वर्णन उपलब्ध है। नाटककार के विषय में कालिदास को शेक्सपियर से भी आगे माना जाता है। कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम नाटक विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में गिना गया है। ठीक है, इस नाटक का विश्व में अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाभारत काल के दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा है। इनके नाटकों में नारी पात्र मानव हृदय को अत्यधिक प्रभावित करते हैं। मालविकाग्नि मित्रम एक ऐतिहासिक कथा पर आधारित नाटक है। ठीक है, कालिदास की प्रमुख रचनाएं देखेंगे। कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं है? मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश और ऋतुसंहार। ठीक है, ये अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। ठीक है, ये प्रमुख कालिदास की प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है,
नेक्स्ट बाणभट्ट। बाणभट्ट के बारे में, बाणभट्ट कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के दरबार के विद्वान थे। वृद्धावस्था में उज्जैन आकर रहने लगे। बाणभट्ट संस्कृत के उद्भट विद्वान थे। ठीक है, जब संस्कृत साहित्य में काव्य लिखा जा रहा था तब बाणभट्ट ने संस्कृत गद्य की रचना की। जब संस्कृत साहित्य में काव्य लिखा जा रहा था तब बाणभट्ट ने संस्कृत गद्य की रचना की। उस समय बाणभट्ट अकेले गद्य लेखक थे। ठीक है, उस समय बाणभट्ट एक अकेले गद्य लेखक थे। इन्होंने संस्कृत में गद्य लिखकर छठी सातवीं शताब्दी में संस्कृत साहित्य में क्रांति ला दी। इनका गद्य चरित्र चित्रण, प्रकृति वर्णन और उपमा उत्प्रेक्षा श्लेष विरोधाभास अलंकारों के लिए प्रसिद्ध है। बाणभट्ट ने अनेक ग्रंथों की रचना की है। बाणभट्ट ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें हर्षचरित और कादम्बरी सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, जिसमें से हर्षचरित और कादम्बरी सबसे प्रसिद्ध है। पर्वत परिणय और चंडी शतक, मुकुट ताड़ित इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं क्या क्या है? पर्वत परिणय, चंडी शतक और मुकुट ताड़ित। ठीक है, ये इनके अन्य रचनाएं हैं। बाणभट्ट को विद्वानों ने एक मत से गद्य का श्रेष्ठ लेखक माना है। ठीक है, लंबे लंबे सारगर्भित वाक्यों की रचना के लिए बाणभट्ट विशेष प्रसिद्ध है। इनकी रचनाओं में श्लेष अलंकार का चमत्कार हर स्थान पर दिखाई देता है। ठीक है, इनकी प्रतीक्षा का परिचायक है, इनकी प्रतिभा का परिचायक है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण और कल्पना शक्ति का परिचय सर्वत्र मिलता है। ठीक है, हर्ष चरित्र में हर्षवर्धन की जीवनी है। इनकी सबसे महत्वपूर्ण अनूठी रचना कादम्बरी है। ठीक है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना कादम्बरी है, जिनमें कथा एक तोते के माध्यम से की गई है। जिसमें कथा एक तोते के माध्यम से की गई है। तोता पुंडरीक मुनि है जो उपनायक है। कथा की नायिका कादम्बरी है। कथा का नायक चंदपीड़ है। ठीक है, कादम्बरी आख्यायिका की सर्वश्रेष्ठ कृति है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे केशवदास। केशवदास के बारे में जानेंगे। केशवदास रीति काव्य के प्रवर्तक और आचार्य कवि थे। इनका जन्म संवत 1612 में ओरछा में हुआ था। ठीक है, 1612 ओरछा में हुआ था। ओरछा का राज्याश्रय एवं संस्कृत का ज्ञान इन्हें विरासत में मिला था। ठीक है, ओरछा का ज्ञान एवं ओरछा का राजश्रय एवं संस्कृत का ज्ञान इन्हें विरासत में मिला था। इनकी रचनाओं में रीतिकाल की समस्त प्रवृत्ति प्रतिबिंब है। इनकी कविता सबसे कठिन मानी जाती है। ठीक है, इनकी कविता सबसे कठिन मानी जाती है, इसीलिए इन्हें कुछ लोग कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारते हैं। ठीक है, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहकर पुकारते थे। बाणभट्ट की रचनाएं। ठीक है, बाणभट्ट की रचनाएं देखेंगे कौन कौन सी रचनाएं। हर्षचरित, कादम्बरी, पार्वती परिणय, चंडी शतक और मुकुट ताड़ित। ठीक है, ये प्रमुख रचनाएं बाणभट्ट की है। ठीक है, केशवदास के काव्य ग्रंथ कौन कौन से देखेंगे। रामचंदिका, रसिक प्रिया, रतन बावनी और कवि प्रिया। ठीक है, ये प्रमुख केशवदास के काव्य ग्रंथ है। ठीक है, नेक्स्ट पद्माकर के बारे में जानेंगे। पद्माकर हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कवि हैं। इनका जन्म 1810 में उत्तर प्रदेश के बांदा में माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा में माना जाता है, लेकिन इनका बचपन मध्य प्रदेश में सागर में बीता। मध्य प्रदेश के पूर्वज दक्षिण के तेलंग ब्राह्मण थे। पद्माकर के पूर्वज जो पूर्वज लोग थे वे दक्षिण के तेलंग ब्राह्मण के
ब्राह्मण थे। इनके पिता सागर में बस गए थे। ठीक है, पद्माकर के पिता सागर में बस गए थे। पद्माकर संस्कृत व हिंदी के प्रकांड पंडित थे। ठीक, पद्माकर संस्कृत व हिंदी के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में कविता करना आरंभ कर दिया था। इन्हें कविता की प्रतिभा विरासत में मिलती थी। इन्हें कविता की प्रतिभा विरासत में मिलती थी और इन्होंने 19 वर्ष की उम्र में ही कविता करना आरंभ कर दिया था। ये सागर में रघुनाथ अप्पा के दरबार में रहे, फिर दतिया नरेश के यहाँ रहे। ठीक है, पहले तो ये सागर में रघुनाथ अप्पा के दरबार में रहे, उसके बाद दतिया नरेश के यहाँ रहे, बाद में जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा जगत सिंह के यहाँ रहे। ठीक है, उसके बाद ये जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और जगत सिंह के यहाँ रहे। यहीं पर इन्होंने प्रताप सिंह विरुद्धावली और जगत विनोद की रचना की। जयपुर के बाद इन्हें ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के यहाँ रहने का अवसर मिला। ठीक है, उसके बाद इन्हें जयपुर के बाद इन्हें ग्वालियर के महाराजा दौलत राव सिंधिया के यहाँ रहने का अवसर मिला। पद्माभरण पद्माकर का श्रृंगारपरक ग्रंथ है। ठीक है, पद्माभरण पद्माकर का श्रृंगारपरक ग्रंथ है। पद्माकर का प्रकृति वर्णन साहित्य हिंदी साहित्य में अद्वितीय माना जाता है। यह सौंदर्य कवि है। ठीक है, यह सौंदर्य के कवि है। ठीक, भूषण भूषण के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भूषण। भूषण वीर रस के कवि थे। ठीक है, भूषण जो है वे वीर रस के कवि थे। इन्होंने रीतिकाल की श्रृंगारपरक रचनाओं को छोड़कर वीर रस की कविता को अपने काव्य का विषय बनाया। ठीक है, इन्होंने श्रृंगारपरक रचनाओं को छोड़ दिया और वीर रस की कविता को अपने काव्य का विषय बना लिया। ठीक है, भूषण देशभक्त कवि थे। वे देशभक्त कवि थे, इसीलिए उन्होंने स्वाभिमानी वीर नायकों के वीरतापूर्ण विषयों को अपनी कविता को कथ्य बनाया। ठीक है, उन्होंने स्वाभिमानी वीर नायकों के वीरतापूर्ण विषयों को अपनी कविताओं का कथ्य बनाया। उन्होंने शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर योद्धाओं के शौर्य का वर्णन करने में ही अपनी शक्ति लगाई। ठीक, भूषण सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय अस्मिता के कवि थे। वे सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय अस्मिता के कवि थे। भूषण कविता पढ़कर और सुनकर किसी के भी हृदय में वीरता व उत्साह का संचार हो जाता है। भूषण की कविताओं को पढ़कर या सुनकर किसी के भी हृदय दिल में वीरता व उत्साह का संचार हो जाता है। इनकी कविताओं में ओज गुण की अधिकता है। ठीक है, इनकी कविताओं में ओज गुण की अधिकता है। इनकी कविताओं में छत्रपति शिवाजी एवं छत्रसाल महाराज की शौर्य गाथाएं समाहित है। ठीक है, इनकी कविता में छत्रपति शिवाजी छत्रसाल महाराज की शौर्य गाथाएं समाहित है। ये अनेक राजाओं के आश्रय में रहे हैं। इन्हें कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। इन्हें कवि भूषण की उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। इनका जन्म सन 1630 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। भूषण की कविताएं बच्चों में भी अधिक लोकप्रिय है। भूषण की भाषा मिश्रित है। इसमें ब्रज, अरबी, फारसी और बुंदेली भाषा मिली हुई है। ठीक है, भूषण की भाषाएं मिश्रित है। उसमें कौन कौन सी भाषाएं मिली हुई है? ब्रज, अरबी, फारसी और बुंदेली भाषा मिली हुई है। ठीक है, पद्माकर के ग्रंथ देखेंगे। कौन कौन से ग्रंथ है? जगद्विनोद, पद्माभरण, जगद्विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी और राम रसायन। ठीक है, वाल्मीकि रामायण का भाषानुवाद। ठीक।